वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नई और एक खुशगवार सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है और दुआ भी है जनाब कि आप जहाँ कहीं भी होंगे पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। और अब के दौर में या हर जमाने में पुरसुकून जिंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी का जो हसूल होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। आसान रास्ता नहीं होता पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। और इसी तनाजुर में हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी से तकाजा और जो गिला है अगर वो निकाल दिया जाए तो सुकून पैदा होने लगता है। और सुकून अल्लाह की याद और इंसान से मोहब्बत में पोशीदा होता है, जबकि नफरत जो होती है वो बेचैनी पैदा करती है, इस्तराब पैदा करती है, और इस्तराब अंदेशे पैदा करता है, और अंदेशा सुकून छीन लेता है हमारी जिंदगी में से। यानी मोहब्बत ना हो तो सुकून नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि इंसानों और खुदा की पैदा करदा दूसरी मखलूकात से मोहब्बत करें जितनी भी हो सकती है। इंसानियत से मोहब्बत का जो जज्बा है वो अपने अंदर पैदा करें, फिर देखें कैसे आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है और कल्बी सुकून भी आपको नसीब होता है। और हमारी दुआ भी है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो सुकून पुरसुकून गुजरे। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास टॉपिक्स हैं और जिन पे हम आपको बताएंगे कि आप उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, शहर लाहौर की भी हैं, और कोरोना के हवाले से भी हमने आपको बताना है। और वो ये है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया और जो पुलिस है उन्होंने बड़े फैसले कर लिए हैं। और आज से शहर भर में वैक्सीन ना करवाने वालों को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जाएंगी। मजीद क्या क्या फैसले किए गए हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नो कोरोना वैक्सीन नो सर्विसेज। वैक्सीन न लगवाने वालों को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाएंगी। लाहौर की जिला इंतजामिया और पुलिस ने बड़े फैसले कर लिए। लाहौर में वैक्सीनेशन न कराने वाले शहरियों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई शहरी सफर भी नहीं कर सकेगा। इसी तरह कोई ड्राइवर गाड़ी भी अड्डे से नहीं निकाल सकेगा। सिर्फ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों को सफर की इजाजत होगी। अमल दरामद के लिए ट्रांसपोर्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी गयी। वैक्सीन न करवाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार भी रेडार पर आ गए। CCPO लाहौर ने वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गुलाम महमूद डोगर ने कहा है कि वैक्सीन न करवाने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लेस्को इंतजामिया ने वैक्सीन न करवाने वाले तमाम मुलाजमीन की माह अगस्त की तनख्वाहें रोक ली। वैक्सीन न करवाने वाले मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के 500 से ज्यादा मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। एडमिन ब्रांच ने सर्टिफिकेट जमा न करवाने पर अगस्त की तनख्वाहें रोकने का मुरासला जारी कर दिया। ठीक है जी, ये कोरोना की सूरत हाल है जिसके हवाले से आपने ये रिपोर्ट भी देखी है और यही बताया जा रहा है कि जो चौथी लहर ये बेकाबू होती जा रही है और मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों में 24 अमवात जो हैं वो हुई हैं। मतलब हर एक घंटे में एक जो फर्द है वो अपनी जान गंवा रहा है इस मूजी मर्ज की वजह से। तो ये कितनी जो बेकाबू होती जा रही है, ये जो चौथी लहर है, ये कितना ख़तरनाक होता जा रहा है। वेरिएंट है और मुख्तलिफ किस्म के भी वेरिएंट जो है वो नज़र आ रहे हैं हमारे इस पाकिस्तान में। तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हैं, कोविड कोऑर्डिनेटर है पंजाब के। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू सर, आप खुद भी इस मूजी मर्ज का शिकार रह चुके हैं और कनाडा में आपका इस इलाज हुआ है। तो आपकी बीमारी ने किस शिद्दत से आप पर हमला किया था, और अगर कंपैरिजन किया जाए वहाँ के इलाज का और अगर पाकिस्तान के इलाज का कंपैरिजन किया जाए तो क्या फ़र्क है बुनियादी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो समझता हूँ कि मैं कनाडा शायद अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि मैं जाके ये ऑब्जर्व कर सकूं कि हम पाकिस्तान में किस किस्म का इलाज मुहैया कर रहे हैं और बाहर के डेवलप कंट्री में किस किस्म का इलाज मुहैया कर रहे हैं। दो चीजें मैं वाज़ह करना चाहता हूँ। पहली चीज, तो मैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रहा
अल्लाह का शुक्र है कि मैं आईसीयू तक नहीं गया। और जो कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि आप आईसीयू में इसलिए नहीं गए कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई थी। अच्छा। और मैंने उनको बताया कि मैंने चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म लगवाई है। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से आपकी बचत हो गई है, तो इसलिए आप इंतहाई क्रिटिकल स्टेज पर नहीं गए। अच्छा। दूसरी चीज मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व की, जो इंजेक्शन उन्होंने मुझे वहाँ पर लगाया स्टीरॉयड का, ब्लड थिनर, कैमरा, जो नेजल कैनुला, जो मास्क पर इस्तेमाल किए गए, यकीन जाने वो ही क्वालिटी हम इस पाकिस्तान में पर्टिकुलरली इन पंजाब वो ही मरीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 19-20 का फर्क नहीं देखा। मैंने एक एक चीज का सैंपल देखा, मैंने खुद पढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं कि हम किस क्वालिटी का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ भी कंसल्टेंट एक दफा राउंड करता है, नर्सिंग केयर भी ऐसी है, जैसे अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पर भी नर्सें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, डॉक्टर जिस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं सब वहाँ पर। तो मैंने 19-20 का फर्क नहीं देखा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में काम हो रहा है कोरोना से नबूरदाजमान करने की जो कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक ही हम लोग कर रहे हैं। 100%। तो सर, अगर मैं आपके इस बारे में पूछूं तो वहां पर जाके आपको कोरोना हुआ था? मेरा ख्याल है मुझे ड्यूरिंग ट्रैवल हुआ है, जहाज में हुआ है, ड्यूरिंग फ्लाइट मुझे हुआ है, वहां से मैंने एक्वायर किया। क्योंकि वहां जाने से पहले मैंने टेस्ट कराया, 12 जुलाई को वो नेगेटिव था। वहां मैंने टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड किया, वहां टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव था। तो 5 दिन बाद मुझे फिर सिम्टम हुए। तो प्रोबेबली ये मुझे ड्यूरिंग ट्रैवल हुआ, लेकिन बचत जो हुई वो सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। वैक्सीनेशन, और आपने चाइनीज वैक्सीनेशन ही लगवाई हुई थी, और जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि शायद चाइनीज वैक्सीनेशन उस तरह इफेक्टिव नहीं है जितनी दूसरी इफेक्टिव है, जैसे मॉडर्ना होगी, एस्ट्राजेनेका होगी, फाइजर होगी। तो इसका मतलब है कि चाइनीज वैक्सीन भी उतनी ही है जितनी मॉडर्ना इफेक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल जी, 100%। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस वक्त लाहौर में 747 पेशेंट दाखिल हैं, और उनमें 206 मरीज मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और उनमें से 186 पेशेंट वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा। यानी कि 90% पेशेंट वो हैं जो आईसीयू में हैं सिर्फ वैक्सीन ना लगवाने की वजह से। तो सर, आप यहाँ पर लोगों में जो रुझान देख रहे हैं वैक्सीन के हवाले से, क्या वो बदला है? और अगर वहाँ कैनेडियन अवाम की बात की जाए तो क्या उनमें ये वैक्सीन के हवाले से क्या तजब्जुब नजर आता है इस तरह का जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है? वहाँ पर तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हर शख्स जा रहा है और वैक्सीन लगवा रहा है। उनको बकायदा मैसेजेस आते हैं, डेट आती है, और वो जाके अपनी उस दिन वैक्सीन लगवाएं। यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड ये है, वो कहते हैं अच्छा जी कोविड तो है ही नहीं, हम क्यों लगवाएं। वो अब हमको कह नहीं सकते कि आए आप आईसीयू में देखें पेशेंट किस कंडीशन में है, उनके सांस कैसे उखड़ रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से सांस ले रहे हैं, उनके लंग कितनी बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। अब वाहिद हाल वही है जो अब हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं कि ट्रैवल होटल वगैरह में इस किस्म की कोई भी बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कोई नहीं जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, ये आज से इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और तो सर हमें बताइएगा ये कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने क्या क्या तजावीज़ दी थी हुकूमत को इस हवाले से कि ये इकदाम उठाने चाहिए? देखें, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में 2 चीजें मेनली डिस्कस हुई। एक तो वैक्सीन, और पूरा कंसेंसस था कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई हल नहीं है लोगों को क्रिटिकल स्टेज पर जाने से बचाने के लिए। हमें ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं होता कि आपको कोविड नहीं हो सकता। आपको कोविड हो सकता है, लेकिन आप माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज तक रहते हैं, आप क्रिटिकल स्टेज पर नहीं जाते कि जिससे खुदा ना खाता आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़े या खुदा ना खाता किसी की डेथ हो जाए। तो वैक्सीनेशन आपको बीमारी की शदीद नोयत से बचाती है। दूसरा जो सियाग में डिस्कस हुआ तो एक इंजेक्शन एक्टेमरा है, वो मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि एक्टेमरा की शॉर्टेज ग्लोबल शॉर्टेज है, वो पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें वाफर मकदार में फंड दिए हुए हैं टू परचेज ईच एंड एवरीथिंग फॉर
कोविड पेशेंट, किसी किस्म की फंड की कमी नहीं है। लेकिन जो सप्लायर है उन्होंने कहा जी कि हमें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, तो इसलिए हम आपको ये अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम जो सियाग में जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने एक जो स्टेप लिया है उसमें ये स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा जी कि बेसिकली एक्टेमरा जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जोड़ों के दर्द और इन्फ्लेमेशन के लिए और दवाइयां भी इस्तेमाल होती हैं। तो 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है, वो ये देखेंगी कि अल्टरनेट मेडिसिन है एक्टेमरा की, ताकि हम इस वक्त जो ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ एक्टेमरा है उससे हम निजात हासिल कर सकें और कोई अल्टरनेट मेडिसिन को इस्तेमाल करके लोगों को जो पेशेंट है कोविड के उनको फायदा दे। मतलब इस इशू का भी हल ढूंढने के लिए टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर हम देख रहे हैं कि चौथी लहर जिसको डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है और इसके बाद अब एप्सिलॉन वेरिएंट भी आ गया है, तो इसके हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि ये कितना खतरनाक है और कितना मुख्तलिफ है डेल्टा वेरिएंट से। देखिए बेसिकली म्यूटेशन होती है और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई म्यूटेशन होगी, लेकिन हमें ज़हन में ये रखना है कि हम जो मर्जी जिस किस्म का भी वेरिएंट आ जाए उससे बचने का तरीका SOPs वही है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने हाथ साफ रखें। तो लोगों को बस इन चीजों पर अमल करना चाहिए। म्यूटेंट वेरिएंट पर को भूल जाएं, कौन सा वेरिएंट आता है, मास्क पहने और जो उनका मर्जी जितना मर्जी अग्रेसिव वेरिएंट हो आप उससे बच जाएंगे। और सर माहिरीन तो ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि जो अपनी शक्लें चेंज कर रहा है या मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है कोरोना वायरस, ये उस वजह से है जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? बिल्कुल 100%। मैंने आपको जैसे बताया कि मेयो हॉस्पिटल में 206 पेशेंट दाखिल हैं, उनमें 186 वो हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई वैक्सीन की, और सारे के सारे इस वक्त वो ICU या हाई फ्लो ऑक्सीजन पर बैठे हैं। मतलब ये अगर हम लोग अभी भी नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन की तरफ नहीं जाएंगे, तो इससे हम उस तरह छुटकारा नहीं पा सकते जिस तरह बाकी दुनिया जो है इससे जल्द अज जल्द छुटकारा पा रही है। तो सर जो कोरोना की बदलती सूरत हाल है, इसमें क्या हमें बूस्टर शॉट्स पर चले जाना चाहिए? उसकी जरूरत पड़ सकती है हमें? जी बूस्टर शॉट तो अभी अंडर कंसिडरेशन है। बेसिकली अभी उन लोगों को अलाउ कर दिया है जो ट्रैवल कर रहे हैं, जिन्होंने पहले साइनोफार्म भी लगवाई है, तो वो एक बूस्टर डोज फाइजर की लगवाना चाहते हैं, मॉडर्ना की लगवाना चाहते हैं, तो उनको इजाजत दे दी है कि वो लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं। बाकियों के लिए NCOC की भी इंस्ट्रक्शन नहीं आई, और जब आएगी तो बूस्टर डोज भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोविड कोऑर्डिनेटर पंजाब हैं और ख़ुद भी मूजी वायरस का शिकार रह चुके हैं, और उनका कनाडा में जो है इलाज हुआ है, और उस हवाले से वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो भी इंटरनेशनली प्रैक्टिसेस के मुताबिक ही हैं। और दूसरा उन्होंने यही बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, और आप लोगों से भी बारहा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अगर इससे बचना है तो हमें अपनी वैक्सीन ड्राइव जो है उसको पूरा करना पड़ेगा। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब, अब कुछ बात करते हैं फैशन और सेल्फ केयर के हवाले से। तो खूबसूरत और जाजिबे नजर आना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और खास तौर पर खवातीन की। और एक अच्छी और खूबसूरत पर्सनालिटी में मेरे ख्याल से बालों का किरदार बहुत ही ज्यादा अहम होता है। खूबसूरत और मजबूत बालों के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत और केयर भी करनी पड़ती है उनकी, और जब हमने हेयर डाई करवाया होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हेयर डाई कराना अब तो हमारे फैशन का लाजमी हिस्सा भी बनता जा रहा है, लेकिन हेयर कलरिंग एक बहुत ही नाजुक मरहला है।
जिसके लिए इसके बारे में एक तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक प्रोसेस होता है ये किसी भी आप अगर गली मोहल्ले के और किसी भी ना तजुर्बाकार लोगों के पास चले जाएंगे तो आपका जो बाल है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, स्प्लिटेंस होना शुरू हो जाते हैं, देन आपकी उनमें जान नहीं रहती, वो रौनक नहीं रहती और बाल मजबूत भी नहीं रहते। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्किन के तो मसले आ रहे हैं, तो बालों के भी साथ साथ मसले आते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर भी आपको जो है वो बताया जाए कि अगर आपने हेयर डाई करवाना है तो किस हवाले से और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, प्रोफेशनल के पास जाके कौन कौन सा आपने उनसे जो है मशवरा लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम बगैर मशवरे के ही करना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर हेयर कलर के हवाले से कि किस तरह हमें अपनी जो हेयर डाइड कलर्ड है, कलर्ड बाल हैं, उनकी हमने केयर करनी है। तो डॉक्टर तलहा फयाज हमारे साथ आज मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और इस मेरे ख्याल से जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा वो माहिर भी हैं, क्योंकि वो बाहर भी और पाकिस्तान में भी इस वक्त काम कर रही हैं। डॉक्टर तलहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, thank you very much. I would like to take the opportunity to thank you, especially inviting me in this program. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे invite करने के लिए. So nice. तो डॉक्टर तलहा, पहले तो हमें ये बताइए, जैसे हम बात कर रहे हैं हेयर डाई के हवाले से, कि ये हमारे जो बाल हैं उनको कितना डैमेज करता है अगर हम अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं। और दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं कि 20-22 साल की हैं छोटी बच्चियां भी इस साइड पर जा रही हैं, अपने बालों को कलर करवा रही हैं। ये जो हमारे नेचुरल बाल है उनको कितना नुकसान पहुँचाते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं CEO हूँ लंदन कॉलेज ऑफ एक्सलेंस ट्रेनिंग लिमिटेड की एंड हाईफील्ड कॉलेज की, एंड इट्स अ ब्रिटिश कॉलेज, और हमारी वहाँ पे 3 से 4 ब्रांचेस हैं। वी आर पार्टनर्स विद कूलेज एज वेल। अच्छा। एंड वी हैव 5th ब्रांच हियर इन पाकिस्तान इन गुलबर्ग। अच्छा। सो हम टीच करते हैं NVQs, सारे हेयर्स के बारे में, लेजर के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में। मैं ये रिकमेंड करती हूँ बिकॉज देखें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि जो हेयर है उसकी 3 लेयर्स हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके। हेयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को थोड़ा सा मैं क्विकली बताऊंगी जल्दी से। जी जी। और उसमें जब आप कलर करते हैं तो आपके क्यूटिकल ओपन होते हैं और वो कॉर्टेक्स में जाते हैं जहाँ पे फूड स्टोरेज लेयर है। ठीक है। तो जो जितनी भी केमिकल प्रोसेसिंग है वो आपका pH लेवल जो है आपके बालों का वो डैमेज करती है, एसिडिक जाती है। अब जब वो एक तो pH लेवल डिस्टर्ब हो गया, दूसरा आपके क्यूटिकल बार बार ओपन हो रहे हैं, बाल आपके पोरस हो रहे हैं, लाइफलेस हो रहे हैं, ठीक है। और आपने जो कैरोटीन है बालों के अंदर, अल्फा और बीटा कैरोटीन होती है जिससे आपके बाल बनते हैं, जो कि प्रोटीन होती है। सो आप उसको वो दोबारा प्रोटीन भी नहीं दे रहे हैं बालों को। सो दैट्स व्हाई अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आपके सपोज ग्रे हेयर्स नहीं है और मैंडेटरी नहीं है, तो अवॉइड किया जाए एनी टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग से। अगर आपने करवाने ही हैं तो ट्राई करें कि सिंथेटिक डाइज और ऑर्गेनिक डाइज लें रादर देन मेटालिक डाइज लें, बिकॉज जो मेटालिक डाइज हैं वो आपके क्यूटिकल को, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, उसको कोटिंग कर देते हैं और उसके अंदर फिर कुछ भी पेनिट्रेट करना या हेयर का ब्रीद करना, सांस लेना इन इजी वर्ड्स मुश्किल हो जाता है। तो क्या जैसे आप कह रही है सिंथेटिक और ऑर्गेनिक जो डाइट है वो हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो बाहर की ब्रांड्स है जैसे लॉरियल है, वो उनकी ब्रांड्स को आप यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी ब्रांड्स हैं। आप रादर देन आप मेटालिक डाइज यूज करें, बिकॉज मेटालिक डाइज आर मोर डेंजरस। उसमें हेयर फॉल आपका ज्यादा होगा, हेयर लॉस ज्यादा होगा, हेयर ग्रोथ इतनी नहीं होगी, हेयर थिननेस भी होगी। आप देखें कि जो कॉर्टेक्स लेयर है, मिडल लेयर है, अगर वो मोटी होती है, अब जितना केमिकल प्रोसेस करेंगे वो पतली होती जाएगी, आपके बाल पतले होते जाएंगे, ठीक है ना, और ड्राई भी होंगे, डैमेज भी होंगे। अब हमने उसके pH लेवल को वापस लाना है। अब फौरन जब हेयर कलरिंग करवाएं उसके बाद हमें उसको कैरेटिन ट्रीटमेंट्स देनी है, हेयर एम्प्यूल्स, सीरम्स, विटामिन स्प्रेज, हेयर ट्रीटमेंट्स, मास्क, ये सब चीजें हमें देनी चाहिए जो कि हम नहीं देते। और आजकल देख भी रहे हैं कि जब हेयर डाई करवाते हैं उसके बाद कैरेटिन के भी चीज़ें आ रही हैं, ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, एक्सटेंसो के भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें फिर करवाते रहने चाहिए और कितनी देर बाद करवाने चाहिए फिर हमें?
मैं तो वैसे रिकमेंड करती हूँ कि आप बहुत सारे डाइज ऐसे हैं जो कि जैसे कि एक ब्लॉन्डर डाई है, वो जब आप डाई बना रहे, अच्छे जो सैलून्स हैं एरेटेड सैलून्स हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली हाँ। और वो जब हेयर डाई बनाते भी हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अगर आपने लो लाइट्स लेनी है या हाईलाइट्स लेनी है तो आप डीकलराइजेशन करें, लाइक रादर देन अ ब्लीच वॉश करें। ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज आप डायरेक्ट जब आप डीकलराइजेशन करते हैं तो 2-3 शेड्स लाइटर आप जा सकते हैं। ठीक है ना, सो आपसे उसके बाल भी इतने डैमेज नहीं होते। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही ब्लीच कर दी जाती है, विच इज रॉन्ग। आई डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज आप देखें कि कितना ज्यादा वो अपनी आसानी के लिए एग्जैक्टली हाँ। बिकॉज अगर आप ब्लीच करते हैं तो डायरेक्ट आपके लिए कलर लाना आसान हो जाता है, लेकिन उस बेचारे के बाल खराब हो जाते हैं। तो डीकलराइजेशन करनी चाहिए पहले, उससे पहले, बिकॉज आप ये भी डिपेंड करता है ना, देखें आपने जो कलर अचीव करना है, कौन सा लेवल अचीव करना है, आपने 2 शेड्स लाइटर लेना है, 3 शेड्स लाइटर लेना है, आपका क्योंकि जो कलर आप लेना चाहते हैं वो आपकी आई बॉल का कलर, आपका नेचुरल कलर, आपका हेयर कलर, आपका फेस का स्ट्रक्चर, आपकी क्लाइमेट, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये सारी डिपेंड करती हैं और इन सब चीज़ों को देखकर ही कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं देखी जाती। और बहुत से लोग हैं जो हेयर डाई अगर करवाते हैं तो उसके बाद ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं जाते, सैलून नहीं जाते, घर में ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ कोई मास्क लगा लिया घर में बनाए हुए, वो भी हम कर सकते हैं क्या? वो रिकमेंडेबल है? जी, मैं नॉर्मली कहती हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ें भी, देखिए हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट मार्केट है, हर बंदे के पास तो वो सैलून जाने के अफोर्डेबल नहीं है। कई दफा वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हेयर सीरम्स ले, विटामिन स्प्रेज ले और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स या कैराटिन की चीजें ले। तो आप घर पे एक नेचुरल, मैं छोटा सा टोटका बताना चाहूंगी आपको कि आपने योगर्ट लेना है, ठीक है, लेमन लेना है, ओके, ठीक है, उसमें एग लेना है, एग डाल के और उसको बीट कर लेना, और उसमें कोई भी ऑयल जो आपको सूटेबल है, ठीक है, वो लेना, बिकॉज एग से आपको कैराटिन मिलेगी, ठीक है, ऑयल से आपको नरिशिंग मिलेगी, ठीक है, और दही जो है वो ऑब्वियसली उसमें दही की नरिशमेंट होती है, वो आपके लिए अच्छी है, और जो लेमन है वो अगर डैंड्रफ है और शाइन है बालों में वो लेकर आएगा, ठीक है। चारों चीजें मिक्स करके और आपने उसको अपने बालों में लगाना है। अदरवाइज आप बालों को स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है घर पे तो आप कोई भी ऑयल्स, 3-4 ऑयल अच्छे वाले जो आपको सूट करते हैं वो मिक्स करके आप एक गरम तौलिया उसको केटल वाटर में या किसी भी वाटर में डिप करके आप उसको बालों में थोड़ी देर रख सकते हैं। वो आपकी, बिकॉज हम गलती ये करते हैं कि हम हाथ और फेस रोज वॉश करते हैं, हम उसके ऊपर मॉइस्चराइजर्स भी लगाते हैं, हम उसकी केयर भी करते हैं, बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं हैंड्स ऑन हार्ट कि हम रोज अपनी स्कैल्प को, जो कि हमारे सर की स्किन है, उसको लुक आफ्टर करते हैं, या हम उसको मॉइस्चराइज करते हैं, या हम उस पे सीरम्स लगाते हैं, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड केयर हेयर विटामिन स्प्रेज मिलते हैं, ठीक है, वो आप रूट्स पे लगाएं कॉम्ब करने से पहले, एम्प्यूल्स लगाएं, कैप्सूल्स लगाएं, सीरम्स लगाएं, और कैराटिन ट्रीटमेंट्स लें, हेयर मास्क लें, ये सब चीजें आप लें। अगर आप और अफोर्ड कर सकते हैं तो देयर हेयर PRP है, ठीक है, उसमें माइक्रोडर्माब्रेशन है, उसमें लेजर हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं। सो ये आप सब एडवांस टेक्नोलॉजीज भी, और LED लाइट है, इंफ्रारेड है, मतलब जिस तरह हमारे स्किन की ये PRPs हो रही हैं और मतलब इसमें एडवांसमेंट आ रही है, इसमें बालों में भी आ रही है। बिकॉज क्या होता है कि आपके बालों की जो स्कैल्प है उसमें कुछ हेयर फॉलिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो वो ट्रैप्ड हेयर फॉलिकल्स हैं उसको हमने माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ खोलते हैं पहले, ठीक है, और PRP के साथ हम आपके ब्लड लेके उसमें हम आपका प्लाज्मा और ब्लड अलग करते हैं और उसको फिर इंजेक्शन के साथ आपकी स्किन में वापस देते हैं। तो आपका वो अपना प्लाज्मा है, आपकी बॉडी से नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, वो जब दोबारा जाता है तो इट्स अ हेयर फूड, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो द हेयर्स, एंड देयर certain lasers and near and far infrared technologies which will help the blood vascular supply, because देखें epidermis, dermis and subcutaneous layers हैं। so उसमें अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें हेयर का तो उसमें डर्मल पैपुला है, डर्मल पैपुला में साथ ही स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, इरेक्टाइल प्रीमसल्स हैं, और उसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो असल में उनका काम है कि वो ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, फूड सप्लाई करती हैं। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं है,
बाल को, तो बाल ना तो ग्रो करेगा ना वो हेल्दी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। really important. बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक जिस तरह स्किन के बारे में कहा जाता है कि आपकी स्किन खुरदरी रफ होना शुरू हो जाती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन या ये मसला आना शुरू हो जाता है, इसलिए बालों का भी यही सेम प्रोसेस है। तो डॉक्टर तलहा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, यंग गर्ल्स भी हैं, जिनके ग्रे हेयर्स, वाइट हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या ये भी डाई की वजह से होता है? ये जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है? ये दैट्स वेरी लवली क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. And I'm really impressed by your knowledge, you know, or these kind of things. So, grey hairs में बहुत सारे factors आ जाते हैं. एक तो inheritance is also one factor. कुछ families होती हैं जिसमें जल्दी grey hair आना शुरू हो जाते हैं. कुछ families होती हैं जिसमें late आते हैं. But आजकल के lifestyle जो है वो काफी stressed हो गया है, जिसकी वजह से आपकी body में जो hormonal imbalance है वो भी एक बहुत बड़ा factor है nowadays. क्योंकि obviously studies हैं, work stress है, कुछ भी that all compiled to, you know, produce more toxin in your body. और जैसे जैसे एज के साथ हमारे अंदर एक सर्टन हार्मोन्स ऐसे हैं और हमारे अंदर जो मेलानिन प्रोडक्शन है ना हमारे बालों में, वो कम होना शुरू हो जाती है, तब हमारे ग्रे हेयर्स होना स्किन में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है स्किन पे और ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं बालों पे, बिकॉज उसके अंदर जो मेलानिन प्रोडक्शन है, जो मेलिनोसाइट सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कलर देता है हमारे बालों को, आईज को, स्किन को, तो वो ग्रे होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये फैक्टर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंटरनली लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी और अपनी हेयर की केयर भी करें और ट्राई करें कि अगर आप कलर कर रहे हैं बालों को तो अमोनिया फ्री कलर यूज करें, मोर नेचुरल सिंथेटिक और हेयर ट्रीटमेंट्स भी साथ। तो फिर ये मेलानिन जिनकी बात कर रहे हैं आप, हमारी ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, तो ये फिर इसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए फिर इसके लिए हमें? हेयर ग्रोथ के लिए आई वुड से कि आप रेगुलरली, जैसे आप स्किन पे फेशियल लेते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बालों का भी फेशियल करवाते हो या लेते हो या ट्रीटमेंट लेते हो, सो रेगुलरली एटलीस्ट एवरी 3 वीक्स टाइम आप एक बालों की अच्छी ट्रीटमेंट लें। ठीक है। जिसमें कि आप हेयर मास्क लें, हेयर स्टीम लें, PRP लें, लेजर लाइट लें और साथ आप एम्प्यूल, सीरम्स और ये सब चीजें भी घर लेके जाएं, उनको यूज करें रेगुलरली, बिकॉज आप किसी भी सैलून पे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर घर पे लुक आफ्टर नहीं करते, सो यू कैन नॉट मेंटेन द रिजल्ट्स. यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट्स बाय डूइंग दोज थिंग्स एट होम. आपको वो करना है और साथ जो टोटके हैं या रेमेडीज हैं, देयर इज नो हार्म. प्लस प्रोटीन इनटेक इंटरनली, बिकॉज आप देखें अगर आप डाइट लाइफस्टाइल आप हमारी ऐसी है कि आप प्रोटीन में एग्स आते हैं, ठीक है, अगर आप एग्स नहीं ले रहे, हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हैं, कैराटिन है और इसमें अल्फा एंड बीटा कैराटिन, दोनों तरह की कैराटिन है, तो हमें प्रोटीन इनटेक लेना है. प्रोटीन शेक ले लें, एग्स ले लें, whatever source you like, lentils ले लें. So try to have at least, you know, certain amount of protein in your diet, which is good for your skin rejuvenation, cell discrimination. मतलब वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बड़ी अच्छी है, आपके स्किन के लिए. अगर आपकी डाइट ही अच्छी होगी, जिनमें सारे कंपोनेंट्स होंगे, सारी आपको जितनी भी चीजें चाहिए होंगी, तो फिर आपकी सारे प्रॉब्लम जो हैं वो भाग जाएंगे. दूसरा डॉक्टर तलहा, हम देखते हैं कि जो लोग कलर करवाते हैं बाल, उसके बाद जो वो रेगुलर शैम्पू ही यूज कर रहे होते हैं, तो क्या हमें फिर शैम्पू भी अपना चेंज कर लेना चाहिए? गुड क्वेश्चन. आई वुड से, अब देखें, अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है. सो जो नेचुरल पीएच लेवल है स्किन एंड हेयर का 5.5 पे रहना चाहिए. अब कॉमन सेंस ये है कि अगर आपने डिस्टर्ब किया है पीएच लेवल, तो आपने लो पीएच लेवल के शैम्पूज यूज करने हैं. ठीक है, जैसे 2.2, 2.3, 3.5. सो ऐसे आप शैम्पूज यूज करें जो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, इनोसेंट हैं, जैसे हर्बल एसेंस है या लो पीएच लेवल के शैम्पूज हैं जो कि अवेलेबल है इन पाकिस्तान. आप वो यूज करें ताकि वो बैलेंस करें आपकी पीएच को, जो बालों की पीएच. अगर केमिकल प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, तो आप भी ऐसे शैम्पू यूज करें जो कि आपके बाद में केयर कर सके. सपोज आपके कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, सो आप ऐसे शैम्पू यूज करें जो कि कलर, जिनको सल्फेट फ्री भी कहा जाता है, सल्फाइड फ्री भी, वो भी आप वही वाले भी आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपने सपोज हाईलाइट्स करवाए हैं या लो लाइट्स करवाए हैं या कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग करवाई है अपने बालों में, तो आप ऐसे कलर शैम्पू जैसे कलर मी
ऐसे शैम्पूज जो कि आप उस कलर को इन्हांस करेंगे, ठीक है, और उस डैमेज को रिकवर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो आपने अगर कलर करवाया है तो फिर उसी हिसाब से अब आपने अपनी जो रूटीन है, जिस तरह आप अपने स्किन की रूटीन चेंज करते हैं कोई भी चीज़ करवाने के बाद, कोई ट्रीटमेंट करवाने के बाद, इसी तरह आपने अपने बालों की रूटीन भी चेंज करनी है। डॉक्टर तलहा फ़याज़ हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तलहा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सेगमेंट रहा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। थैंक यू सो मच। और ये हमने आज बात की है और मेरे ख्याल से आप लोगों तक भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिसकॉन्सेप्ट बनते जा रहे थे बालों के हवाले से, वो आप तक पहुंच गई होंगी कि आपने क्या करना है अपने बालों के हवाले से भी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और सबसे पहले जाके किसी प्रोफेशनल से मशवरा लेना है, खुद नहीं कुछ भी अपने बालों के साथ हेरा फेरी करनी। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब और आपसे एक अच्छी खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन साइकिलिस्ट पहली बार वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी और वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 16 से 25 सितंबर 2021 तक जो है वो बेल्जियम में खेली जाएगी, जिसमें दुनिया भर से साइकिलिंग टीम्स शिरकत करेंगी। और पाकिस्तान की साइकिलिंग की तारीख में पहली बार हमारी जो खवातीन है साइकिलिस्ट आलमी साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं और पाकिस्तान की टीम 6 मर्दों और खवातीन साइकिलिस्ट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि कंजा मलिक हैं, ज़ैनब रिजवान है और अस्मा जान है। जबकि अगर मर्दों की बात की जाए तो उनमें अली इलियास हैं, खलील अमजद हैं और मोहसिन खान भी शामिल हैं। और PCF कोचेस की निगरानी में साइकिल सवारों के लिए तरबियती कैंप कराची में जारी है। कौमी वुमेन चैंपियन कंजा मलिक इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मुल्क के लिए जीत के लिए काफ़ी पुरअज़्म भी हमें नजर आ रही हैं। इस हवाले से उनकी कैसी तैयारी है ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साइकिलिस्ट कंजा मलिक है, वुमेन नेशनल चैंपियन भी हैं। कंजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कंजा, आप नेशनल चैंपियन भी हैं, कैसा महसूस होता है जब आलमी सतह पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, और फीलिंग्स क्या होती हैं जब पता चलता है कि अच्छा अब हम इस दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं, और एज एन खवातीन मतलब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अब आप लोग आलमी सतह पर जा रहे हैं, इस में शिरकत कर रहे हैं? तो इनिशियली तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिसबिलीफ एंड यू नो यू आर अमेज्ड बिकॉज आप बहुत एफर्ट, बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ों के बाद आप पहुंचते हो एक इस लेवल पे. सो व्हेन यू एक्चुअली यू नो पास दैट फिनिश लाइन, इट वाज लाइक एब्सोल्युटली डिसबिलीफ फॉर मी टू बी अ नेशनल चैम्पियन बिकॉज मैं एक्चुअली इंजरी से सफ़र करी थी. बिल्कुल 2-3 महीने पहले ही आफ्टर अ नी इंजरी आई हैड कम बैक. So alhamdulillah with the support of my husband I you know came back really fast क्योंकि scientifically structured training जो हमें एक तोहफा मिला है because पाकिस्तान में कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती थी. अच्छा. So this new form of training that it's scientific, it's you know technologically advanced. It strengthened me just in time for nationals. So for me I was really happy, really excited. And now, of course, it's an honor for me कि मैं it's a dream for any sports person or to be representing your country. तो तैयारी कैसी है कंजा आपकी? सही है, अच्छी खासी तैयारी कर ली आपने इस हवाले से? तैयारी जो है ना साइकिल में कभी रुकती नहीं है. अच्छा. You stop and your fitness falls. तो आपको मैं अभी even when I travel Islamabad, Karachi, cycle goes with me. अच्छा. Everywhere I go. तो इसलिए तैयारी is continuous. तैयारी होती ऐसे है कि मेरा एक यूके बेस्ड कोच है जोडी वॉरिंगटन. तो ही हैज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस बेसिकली जिसको वो ट्रेन कर रहे हैं डिफरेंट साइकिलिस्ट. तो उन्होंने बेसिकली मुझे रोज एक बिल्कुल टारगेट बेस्ड, नंबर बेस्ड मुझे ट्रेनिंग देते हैं. मेरे पास एक इतना सा कंप्यूटर होता है, उसमें 8 से 10 मैट्रिक्स रोज मैं जब चला रही होती हूँ देख रही होती हूँ. दैट हैज माई हार्ट रेट, माई पावर, माई रेवोल्यूशंस पर मिनट से लेके मेरा टाइम कितना है, इस इंटरवल का टाइम कितना गुजर गया, कितना रह गया, क्या मैं हिट कर रही हूँ, एम आई ऑन टारगेट और नॉट. ये चीज़ों के बगैर यू कैन नॉट डू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग. ओके. सो ही एनालाइजेस दैट एंड ही एनालाइजेस माई लेट्स से पास्ट
वीक डेटा, पास्ट मंथ डेटा एंड सीज द ट्रेंड्स, और उस ट्रेंड्स के मुताबिक फिर वो ट्वीक करता रहता है मेरी बॉडी कैसे अडॉप्ट करी है। मतलब हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर एक कोई भी साइकिल चला रहा है, साइकिलिस्ट है, तो सिर्फ साइकिल ही चलाना है, इसमें क्या मुश्किल है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। मैंने भी ये सोचा था जब मैं पहले आई थी कि बिकॉज actually when my husband pushed me into this, he knew that I was always a basketball player, a volleyball player for school. फिर जब यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, शादी, बच्चे, this is one thing, corporate career, this is one thing जो कि साइड पे हो जाता है, बट मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इतना ज़रूरी होता है थोड़ा सा मी टाइम, या थोड़ा सा ये एक हेल्थ के एस्पेक्ट में अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो ओवरऑल आपकी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। तो उसने मुझे पुश किया और मैंने भी बड़ा एंजॉय किया, और रैंडमली चलाते चलाते एंजॉय करते करते यू नो पीपल वर नोटिसिंग कि ये कौन 45 की स्पीड पे यहाँ से गुजरी है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज ऑन स्ट्रावा, एवरीथिंग इज ऑन ऐप, नजर आ रहा होता है स्पीडें कौन कितनी मारी है कौन से सेगमेंट पे। मतलब ये पूरा साइंटिफिक डेटाबेस है, इट इज एक्सट्रीमली डेटाबेस्ड। इफ यू वांट टू गो समवेयर विद इट, इट इज एक्सट्रीमली डेटाबेस्ड, बट इट्स आल्सो एंजॉयबल। ये वो स्पोर्ट है जो फॉर एग्जांपल अगर आप कराची की सी व्यू के ऊपर जहाँ हम एक्चुअली चलाते हैं, हवा है, योर फ्रेंड्स आर अराउंड यू, you're socializing and the wind's in your hair and you're really enjoying. So that's how it started. I went to the Nationals 3 years ago. उसमें I came 5th. ठीक है. लेकिन I also had a fall in one of the races. But उससे ये पता चल गया कि 3 months into cycling, if I can make it to the top 6, so there is a very good chance if I work on it, I can come up. So, but you know there are there's the Army, WAPDA, SSG. There are teams that are very strong, and they, you know, it's frightening. So, but I stuck to it. पहले तो सैडल टाइम आपने बेस बिल्ड, फिटनेस बिल्ड करनी होती है। सैडल टाइम से फिर आई तो वो 3rd आ गई, एंड देन फिर लास्ट ईयर जब स्ट्रक्चर ट्रेनिंग शुरू की, I was able to then, you know, go up a level and win. तो कंजा कितनी देर ट्रेनिंग करती है? दूसरा अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही करती हैं या जिम वगैरह भी करती है, और डाइट का किस तरह ख्याल रखती हैं? So gym जरूरी है, लेकिन as a cyclist, your versus running etc. You know you're using different muscles. ठीक है. And if you are really serious about cycling, तो you cannot do extensive gym either. It's a very balanced sport. So हफ्ते में 1 या 2 दफा gym recommended है. It's not an everyday thing. ताकि you can actually use your muscle in cycling rather than being tired or fatigued. Recovery आप कर रहे हो, you know. So gym is recommended. I can't do it right now because जब मैंने किया था तो मैंने नी को उड़ा दिया था। जो मैं करती थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ and I suffer. So I'm doing just all out cycling for now and training for actual Belgium की conditions, Belgium की roads. The kind of, so there's a individual time trial जो कि आप against the clock and you have a different bike. It is aero bars के ऊपर, आपकी body is in a scrunched up position. उसकी हम इस वक्त एडेप्टेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर कंजा आपकी अपनी लाइफ के बारे में देखा जाए तो कौन कौन सपोर्टिव है? आपने बताया आप मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करते तो आई वुड नॉट। हाँ, एग्जैक्टली। ही इज इस केस में तो ही इज द वन दैट गॉट मी इनटू इट। अच्छा। एंड एवरी सिंगल टाइम आई हैड टू मूव अप, बाइक को अपग्रेड करना था, ये करना था, बिफोर आई इवन थॉट ऑफ इट वाज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। He was also my coach initially for a while because he has also trained from Jodie Warrington. So he knew how to do so. So he was the one that got me into it, and he saw jab nationals mein jeeti, then he put me on that international coach. So he is like the director of my cycling career. But when it comes to parents, my parents unfortunately were in trauma because they have seen me with a cracked rib and a lot of injuries after falling the first time I went to nationals. So वो थे कि बेटा जरा do what is easy for you. What is the need of this much pain? Because every day something is pulled, something is ripped and recovering. You're recovering from either quads ke, hamstring ke, or you need massages and all that. So obviously parents don't like seeing their children in pain. Exactly. वो अपने बच्चों को नहीं पेन में देख सकते। They're supportive and everything, but they're just like,
होता है कि चलो अपना तो एटलीस्ट ख्याल रखो, इतनी ज्यादा इंजरीज तो ना करो। कंजा लिटरली आप ना हम सारी खवातीन और जितनी भी आई वुड लाइक टू ऐड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। आई वाज स्केयर्ड टू गो ऑन द रोड्स, एंड आपको पता है ये सारी साइकिलिंग रोड पे होती है, एंड आई वाज स्केयर्ड टू राइड विद द बॉयज। अच्छा, but they were so protective and caring. You are a woman in our community, we will support you, we will take care of you. And I then started riding, and that's where the confidence came. Then Bikistan Cycling Academy ne picked, उन्होंने confidence दिया exactly, you can ride for us, we believe in you. That got, you know, these are steps to make you more and more confident. And then of course the Cycling Federation जो आपने भी mention किया, they are giving us, they have a fair process in कि भाई ये trials हैं, इसमें जो ये positions आएगा only they can go, no matter who you are, no matter, even if you're a national champion, it doesn't matter, you prove it in these trials. So these are the things I think that Pakistan में cycling एकदम से 1-2 सालों से I think has really देखने में मिल रही है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रही है। और कंसर लिटरली मैं ये यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि आप हम सबके लिए, जितनी भी ख़वातीन भी हमें देखनी है और इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के लिए एक मिसाल है। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो शादी के बाद या बेबीज़ होने के बाद अपना आप छोड़ देती हैं। अगर वो शादी से पहले कुछ अच्छा कर भी रही होती हैं तो शादी के बाद वो बिल्कुल ही कह लें कि वो काम की नहीं रहती हैं। अपना आप, अपनी सेल्फ केयर करना या अपने आप के स्किल्स जो हैं उनको एनहांस करना छोड़ देती हैं। लेकिन आपने जो किया है, आप अपनी मिसाल आप हैं, आप जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरा, अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग में, अगर पाकिस्तान की ट्रेनिंग के हवाले से कंजा अगर देखा जाए तो क्या फ़र्क लगता है? यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ हैं और कितनी नहीं हैं जो बाहर के ममालिक में हैं और यहाँ पर हमें नहीं मिल रही हैं? देखिए, इस बारे में मैं बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आई थिंक वी शुड नो, यू नो, बिफोर वी हैव दीज एक्सपेक्टेशंस एटसेट्रा, वी शुड नो दैट वहाँ जो प्लेयर्स हैं, इट इज़ एक्चुअली बेल्जियम की UCI वर्ल्ड चैम्पियनशिप की 100th एनिवर्सरी, एंड वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. So this is the difference in our maturity as cyclists versus theirs. है difference तो है, you know, we should know. As far as their power numbers etc, they are huge. They start cycling when they're 7, when they're 14. ऐसे बड़े हो के पूरी की पूरी community उनको भाई national under 15, you know, literally toddlers, you know, on the bikes. और वहाँ से वो शुरू होते हैं, फिर उसके आगे जाके जब टीम्स इनको पकड़ लेती हैं तो उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट, उनकी बॉडी के मुताबिक जो उनकी इक्विपमेंट बनती है, उनके डाइटिशियंस होते हैं, एक कैलोरी, एक कितनी कार्ब्स चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, या फिर उसको इस पे यू नो व्हाट रेस के लिए किस तरह का फूड चाहिए, दैट काइंड ऑफ फोकस एंड यहाँ पर लैग करते हैं, यहाँ पर हम बेस्ट ब्रेन्स आर वर्किंग ऑन दैट वन प्लेयर plus the decades of training. तो क्या expectations की अगर बात की जाए तो इतने बड़े इवेंट में आप भी जा रही हैं, तो क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इसमें? देखिए, अभी तो the ranking right now is so low because it's like you're a new entrant almost, you know. Your ranking is so low, even road race में शायद हम qualify नहीं कर रहे as one of the newer teams, you know. So we're only going for individual time trials for now. And I think with time, as we participate, as we, you know, we'll go up the ladder. So abhi ye hai कि I think let's participate. And जहाँ तक power और वो मैंने I've already told you कि अभी there is no match. They are way ahead of us. और तो थैंक यू सो मच कंजा, आप यहाँ पर आई हैं और बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करें और जीत कर आएँ, और दोबारा से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने नाजरीन से विद मेडल और विद वो जो टाइटल है उसके साथ। थैंक यू सो मच कंजा। साइकिलिस्ट कंजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर भी रही हैं और आगे भी जाकर करने वाली हैं। न्यू जो आलमी सतह पर एक चैम्पियनशिप होने वाली है, इनके बारे में तो हमने आपको बता दिया। एक और खातून है जिसके बारे में हमने आपको बताना है कि बाहिम्मत खातून है जो गुज़श्ता 5 सालों से अपने घर में खुशियों के रंग भरने के लिए लोगों के घर तामीर करने पर मजबूर है। यास्मीन मिस्त्री क्यों बन गई और ये काम कैसे करती हैं? जुनैरा इलियास इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी जुनैरा, बताइएगा यास्मीन की कहानी हमें। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक बाहिम्मत खातून जिसने ना कोई पेशा छोटा समझा और ना ही कोई पेशा मुश्किल।
चाहे मजदूरी हो, चाहे घर बनाने का काम हो, और चाहे मिस्त्री बनना पड़े, और साथ ही साथ उन्होंने रिक्शा भी चलाया अपने घर की कफालत करने के लिए। वो खातून हैं तो सिर्फ 35 साल की, लेकिन एक्सपीरियंस उनका इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई काम ऐसा हो जो उन्होंने अब तक ना किया हो। ऐसी ही बाहिम्मत खातून से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है यास्मीन, और उनसे बात करते हैं कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे घर की कफालत संभाली, क्या वजूहात थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सीमेंट को जो है बनवा रही हैं, और उसके बाद यहाँ पर इस समय उनका ये कहना है कि 5 साल से उन्होंने ये मेहनत करना शुरू की थी अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। क्या वजूहात थी, उन्हीं से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा, मुझे बताएं कब से ये काम शुरू किया है, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल होंगे। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, क्या सोचा था? कि मैंने सुना है कि जी आपने रिक्शा भी चलाया है, मिस्त्री मजदूरों वाले काम भी किए हैं। छोटे छोटे है गए, मियाँ बीमार हो गया, पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करता, उनके साथ जाकर मैं आप खुद करती रही। उस बाद वो छुड़ा हैगा उन्हें, वो जो बीमार पड़ गया है, फिर लोगों के घर से जाके थोड़ा बहुत जो काम होता करते हैं, वो अगू शुक्रिया कह देते हैं जी, वो कहते हैं अच्छा ठीक हो गए। हम शाम सुबह आने 8 बजे, शाम 5 बजे आने, कभी 700 मिलता है, कभी 800 मिलता है। वो घर का सर्कट ही नहीं चलता है, छोटे छोटे बच्चे है, फिर क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके, और अब जो है पैसे मिल जाते हैं? पहले आपने बताया कि पैसे नहीं देते थे, तो क्या शहरियों का क्या होता था कि काम करवा लिए और पैसे नहीं देते थे? वो 3 साल 4 साल हो गए, 2 साल हो गए उन्होंने लोगों का काम किया, खुद ठेकेदारी भी करती रही। उन्होंने को ना 5-7 लाख रुपया बन गया। थोड़े लोगों ने देंगे, जिन्हें मजदूर ने देंगे रहे, जी मेरी प्रॉफिट रोक गई, वो लोग तू छड़ के नस के गए, वो पैसे ना मिले, छोड़ दिया। हर जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते उन्होंने लोगों ने जिन्होंने इतने घर के किए है उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने आखा जी अच्छा असी हिसाब करांगे फिर तेन मिलनगे। वो जो हिसाब उन्हें करना उदों तो मेरे भावे बच्चे भूखे मर जाए, तो मेरे फिर मैंने फायदा नहीं है। महीने का कितना कमा लेती हैं? और फिर एक बीमारी भी है, उसको भी उसका इलाज मुआवजा कराना है, तो क्या किस तरह से घर का खर्चा चलता है? नहीं, वो महीने का तो इकट्ठे नहीं होते हैं, 300 400 500-600 रुपये की होता है, कुछ नहीं होता, किलो की होता नहीं आता है। वो इस वास्ते वो बहुत दुकान वाले नाल अटेंड करके ठेकेदार ना इस हफ्ते दे लैके दुकानदार देते, अगले हफ्ते दे लै तो मेडिसिन ले ले, बच्चे दे स्कूल दे खर्चे, बच्चों के जोड़ा उन्होंने यूनीफॉर्म सारे इस तरीके विचाले जो खर्चे। एक इंसान कमान वाले कोई मकसद, बच्चे छोटे बड़े होंगे तो फिर भी कमाने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं, 2 कुड़ियाँ ने, 1 मुंडा है। तो क्या कहना चाहेंगी, कैसे अब जो हालात हैं, क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत से कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अब जो है क्या मुतालबा आपका? मुतालबा ये है जो मकसद है मैं कर सकती हूँ, रक्षा वगैरह या कोई करियाने की दुकान हो गई, सीमेंट की दुकान हो गई, जो उन्होंने तो बन सके वो लै तो चल दे दे, बना तो दे दे, मैं वो चीज़ा डाल के नहीं रक्षा ही मैंने लै दे दे। मैं जी है लंडे दे कपड़ा मिलता है चले लैके, तो मैं छोटे मोटे जो दुकाना होंगे ला दिन बाद बाजार चलो मैं उत्थे जाके छावे खड़ो कर गई। अब आपकी कितनी उम्र हो गई है? कोई आपको भी कभी हाथ पाँव दर्द हो जाते हैं, इतना भारी भारी ये भरकम काम है, और फिर मेरे को शुगर भी हो गई है, अब कोई 20-25 दिन हो गए। मसले सारे फिर पिछले बच्चे जो बच्चे बह जाए बंदे तो तकना खत्म हो जाता है। बच्चे जो हसते बंदा वेख लवे सारा वो बच्चे तो अड़ते कोई नहीं होता, तो वो इस वास्ते बस मजबूरियाँ क्या कर सकते। बिल्कुल ऐसे देखा जाता है कि कहीं पे भी खातून काम कर रही हो तो उसे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है कि तुम ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम इतना बाहर कैसे उठाओगी। इस हवाले से पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा कोई मसला उनके साथ पेश आया? तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा कभी मसला सामने आया कि किसने कहा जी कि तुम इतना वजन नहीं उठा सकती, ये तुमसे नहीं होगा? शुरू से जो 2-4 दिहाड़ियाँ लाई हैं उदो सारे लोगों ने कहा, जो उन्होंने साथ रल मिल गए हैं कि अभी चलो जी जो ज़्यादा वजन नहीं है वो खुद उठा लेते हैं, जो हल्का फुल्का है मैं खुद उठा के तो मैं खाती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही इनके साथ, और यकीनी तौर पर बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है ये कि जो कहा यह जाता है कि जी घरों में रहें, घरों में, क्योंकि सिन्फ़ नाजुक के नाम से ही
कोई हल्का फुल्का सा काम दिमाग में आता है कि जी ऑफिस वर्क हो जाए, और अगर कोई काम ये नहीं भी करना चाहता तो एंड में ये सोचा जाता है कि सिर्फ अब किसी के घर की सफाई सुथराई करके ही घर वालों का पेट पालना है। लेकिन ये एक बाहिम्मत खातून ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है कि कोई भी काम खवातीन जो है वो नहीं कर सकती, बल्कि अगर ठान लिया जाए तो सभी काम खवातीन कर सकती हैं। क्योंकि पहले ये देखा जाता था स्पोर्ट्स में खवातीन आगे नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ पर भी खवातीन ने अपना लोहा मनवाया, और अब ये रही सही जो फील्ड बची थी कि मेहनत मजदूरी करते हुए सिर्फ मजदूरों का नाम आता था, तो अब ये खातून ने ये भी प्रूव किया कि कोई भी काम हम कर सकते हैं। और इनका ये जो जोशो जज्बा है, इनके बच्चों की सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए सारा दिन ये कुर्बान करती हैं। और आपने जैसे ये स्टोरी सुनी, और यकीनी तौर पर इसको सराहने की भी ज़रूरत है। हुकूमती जो लोग हैं उनसे इनकी यही अपील है कि मेरी थोड़ी सी दाद रसी की जाए, ताकि मैं अपने घर का ख़र्चा जो है वो बाखूबी अच्छे तरीके से पूरा कर सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करने वाली ये जो बाहिम्मत खातून थी यास्मीन, वो अपनी मिसाल आप हैं। और इस हवाले से इनकी कहानी हमें बता रही थी ज़ुनैर इलियास। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आज का जो प्रोग्राम है उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।